द्राविड़ एक ज्योग्राफिकल शब्द है। विंध्याचल पर्वत के सदर्न पार्ट को द्राविड़ कहा जाता है, क्योंकि ये जो सदर्न पार्ट है जिसमें साउथ इंडिया के सभी स्टेट आते हैं वो 3 तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं, मीन्स द्रव से घिरे हुए हैं, पानी से घिरे हुए हैं। इस वजह से उन स्टेट को द्रविड़ कहा जाता है, वहाँ की लैंग्वेज को द्रविड़ कहा जाता है। ब्रिटिशर्स ने इस द्रविड़ शब्द के साथ गेम खेला। ये आर्यन और द्रविडियन थ्योरी जो है ये ब्रिटिशर्स की दी हुई है, और ये द्रविडियंस को भड़काते थे कि आर्यंस हैं, बाहर से आए, माइग्रेट करके आए हैं और तुम्हारे ही देश में तुम्हें डोमिनेट करते हैं, तुम्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। कुछ इस तरह की थ्योरी ब्रिटिशर्स ने द्रविडियंस को दी। ये आर्यन और द्रविडियन थ्योरी पूरी तरह से गलत साबित हो चुकी है। ये एक ब्रिटिशर्स का प्रोपेगेंडा था जिसमें साउथ इंडिया के कोई और स्टेट नहीं, तमिलनाडु को लोग इसके ट्रैप में आ गए। इस द्रविडियन मूवमेंट को स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया ईवी रामास्वामी पेरियार ने। जहां कुछ लोगों के लिए पेरियार एक समाज सुधारक थे, एक धर्म और जाति के घोर विरोधी, और समाज में अंडर प्रिविलेज और लोअर कास्ट को भी इक्वल स्टेटस दिलाने के लिए काम करते थे। पेरियार का अपना एक्सपीरियंस ऐसा था जिसकी वजह से वो एक एथिस्ट बने। पेरियार खुल के हिंदू धर्म का विरोध करते थे। वो कहते थे कि मुझे देश, भगवान, धर्म, भाषा से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपनी सोसाइटी के वेलबींग और विकास के लिए काम करना है। तो कुछ लोग पेरियार की इस आइडियोलॉजी को मानते हैं, वहीं कुछ लोग ईवी रामास्वामी पेरियार को एक एंटी इंडियन, एंटी हिंदू, एंटी सनातनी और एक सेपरेटिस्ट बुलाते हैं, क्योंकि उन्होंने सेपरेट द्रविड़ की मांग करी थी। कुछ हिस्टोरियंस का यह भी कहना है कि ईवी रामास्वामी ने अंग्रेजों से आज़ादी ना देने की बात कही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो ब्राह्मण्स उन पर राज करेंगे। जिस दिन इंडिया को आज़ादी मिली उस दिन को ईवी रामास्वामी ने ब्लैक डे की तरह सेलिब्रेट किया और इंडिया का फ्लैग तक जलाया। अंग्रेजों की दी हुई आर्यन और द्रविडियन थ्योरी को कॉमन लोगों तक पेरियार ने ही पहुँचाया। इस तरह से द्रविडियन आइडियोलॉजी जो नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात करती है, जो सेपरेट द्रविड़ की बात करती है, जो एंटी इंडियन, एंटी हिंदू, एंटी सनातन की बात करती है, और ये पेरियार से लेकर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के बेटे उदयनिधि तक इस बात को करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही उदयनिधि ने सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया तक कहा और इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म की बात कही। उसके बाद उदयनिधि ने ट्वीट करके इस बात को कंफर्म किया कि हाँ, मैंने ऐसा कहा, क्योंकि पेरियार भी ऐसा ही कहते थे। और यही पेरियार की आइडियोलॉजी द्रविडियन पार्टी के हर एक पॉलिटिशियंस फॉलो करते हैं, और इस तरह के कमेंट आते ही रहते हैं, और इसमें कोई नई बात नहीं है। और द्रविडियन पार्टी ही तमिलनाडु में सरकार में रहती है, कभी डीएमके तो कभी एआईएडीएमके। तो फिर क्या वहाँ के वोटर्स भी एंटी हिंदू हैं, एंटी नेशनल हैं, एंटी सनातनी हैं? इस बात को इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तमिलनाडु में 85% हिंदू वोटर है और 90% डीएमके और एआईडीएमके के नेता हिंदू हैं, जो रेगुलर मंदिर जाते हैं, माथे में टीका लगाते हैं, जिनके घरों में बड़े बड़े मंदिर बने हुए, जिनके घरों में बड़े बड़े भगवान विष्णु की, भगवान शंकर की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तमिलनाडु के लोगों के दिन की शुरुआत ही होती है विष्णु सहस्त्रनाम से और घर के सामने रंगोली बनाने से। उनके घरों में एक अलग ही पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, और ये प्रैक्टिस तमिलनाडु के हर एक घर में होता है, चाहे किसी गरीब का घर हो या किसी पैसे वाले पॉलिटिशियन का घर हो। ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो रोज़ मंदिर जाते हैं, जिनकी फैमिली रोज़ मंदिर जाती है, लेकिन ये सनातन धर्म इरेडिकेशन की बात करते हैं। पॉलिटिशियंस अपने कमेंट्स को इतने मैनिपुलेट करके देते हैं, कभी भी हिंदू धर्म की बात नहीं करते, इरेडिकेशन ऑफ हिंदू धर्म नहीं कहते हैं, दे ऑलवेज से इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। सनातन धर्म को ब्राह्मणवादी से जोड़ते हैं, वर्ण आश्रम से जोड़ते हैं, जो समाज में फैली बुराइयां थी, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, डावरी, इसको सनातन धर्म से जोड़ते हैं। और बड़े क्लेवरली इस बात को कहते हैं कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म अलग है, जबकि सनातन धर्म और हिंदू धर्म अलग नहीं है। लेकिन एक कॉमन मैन जो पूरे दिन काम करके अपने शाम के खाने का इंतजाम करता है, उसके लिए ये हिंदू धर्म और सनातन धर्म एक है, ये बात ज़्यादा मैटर नहीं करती है। वहीं कुछ लोग ऐसे जो इस बात को समझते हैं कि जो कह रहे हैं पॉलिटिशियंस गलत कह रहे हैं, लेकिन फिर भी इस बात को बहुत लाइटली लेते हैं और कभी इस बात को अपोज नहीं करते हैं। द्रविडियन नेताओं के एंटी सनातन, एंटी हिंदू कमेंट के बाद भी तमिलनाडु की पब्लिक उन्हीं को वोट देती है। उनके हिसाब से रिलीजन को और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन ये पॉलिटिशियंस एंटी सनातन, एंटी हिंदू की बात करके अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बात से उन्हें माइनॉरिटी का भी वोट मिल जाएगा, और हिंदू मेजॉरिटी तो उनको वोट एनीवे देने ही वाली है। इसके अलावा जो दूसरा रीज़न है वहाँ के लोगों को द्रविडियन पार्टी को वोट देने का, उनका द्रविडियन माइंडसेट। जब पेरियार ने कांग्रेस छोड़ी और अपने एक आत्मसम्मान पार्टी बनाई, उनका रीज़न ये था कि कांग्रेस एक ब्राह्मण ओरिएंटेड पार्टी है। आज यही बात वहाँ की पब्लिक कहती है, उनके फॉलोअर्स, द्रविडियन पार्टी के फॉलोअर्स कहते हैं कि बीजेपी एक ब्राह्मणिकल पार्टी है, बीजेपी एक हिंदुत्व वाली पार्टी है।
तो तमिलनाडु के वोटर्स के दिमाग में इस तरह का नैरेटिव सेट किया गया है कि द्रविडियन पार्टी के अलावा चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, चाहे कोई और पार्टी, कोई उनके वेलबींग के लिए काम नहीं कर सकती है, और इसी वजह से कोई और पार्टी वहाँ पर अपना बेस नहीं बना पाई। एंड दिस इज़ द रीज़न कि द्रविडियन पार्टी 50 से 60 साल के करीब हो गए वहाँ पर अपना कब्जा जमाए हुए है। तीसरा रीज़न है कंसोलिडेशन ऑफ वोट बैंक थ्रू फ्रीबी। पहले तो नैरेटिव सेट करके लोगों से चुनाव में वोट लेना और उसके बाद सरकार में बने रहने के लिए फ्रीबीज बांटना। लोगों को फ्री टेलीविज़न, मिक्सी, लैपटॉप, पंखे, राशन, मंगलसूत्र क्या नहीं दिया जाता है। इंडिया में और भी स्टेट है जहाँ पे फ्री का सामान पब्लिक में बांटा जाता है, लेकिन साउथ इंडिया स्पेशली तमिलनाडु का जो फ्रीबी कल्चर है वो नेक्स्ट लेवल पर है। तो इस तरह से द्रविडियन पार्टी आज तक सरकार में बनी हुई है। इसके अलावा एंटी हिंदी सेंटीमेंट, द्रविडियन आइडियोलॉजी में हिंदी इम्पोजिशन को एंटी तमिल माना जाता है, और अगर हिंदी एज ए थर्ड लैंग्वेज स्टेट में आ गई तो तमिल कल्चर, तमिल लैंग्वेज खत्म हो जाएगी। अभी कुछ साल पहले अमित शाह ने हिंदी को एज ए थर्ड लैंग्वेज, लिंक लैंग्वेज की तरह प्रपोज किया था कि सभी स्टेट में 3 लैंग्वेज होनी चाहिए, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और लोकल एक स्टेट की लैंग्वेज। इस बात पर तमिलनाडु में काफ़ी विरोध किया गया, और ये हिंदी विरोध पेरियार से लेकर करुणानिधि, अन्नादुरई और आज के जितने भी लीडर्स हैं डीएमके के, वो सभी हिंदी विरोध करते हैं। और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि जो मोस्टली तमिल पीपल हैं वो इंडिया के दूसरे स्टेट के लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो कर्नाटक के और आंध्रा के लोग हैं, जो कम से कम कम्युनिकेट करके अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, अपनी बात को बता सकते हैं। इन पॉलिटिशियंस ने तमिल लैंग्वेज को एक इमोशनल इशू बना रखा है, और इसी तमिल लैंग्वेज की वजह से, इसी इशू की वजह से उन्होंने तमिलनाडु के सभी कास्ट, क्रीड और रिलीजन के लोगों को अपने साथ बांध रखा है। कोई वोटर उनसे अलग नहीं होता है। एक्चुअली डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो इसी तरह के इमोशनल इशू के साथ ही पब्लिक से कनेक्ट करती हो, फिर चाहे वो जेपी मूवमेंट हो, द्रविडियन मूवमेंट हो, या अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा हो, जिसमें सोशल सिक्योरिटी की बात करके, जातीय धर्म की बात करके अपने एक आइडियोलॉजी बनाते हैं, और इसी तरह से सोसाइटी में एक रिफ्ट, एक डिफरेंस पैदा करने की कोशिश करते हैं। और ये कोई सब तमिलनाडु में नहीं हो रहा, यूपी में सपा बसपा हो गई, बिहार में लालू की पार्टी हो गई, और महाराष्ट्र में शिवसेना। तो इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं और इमोशनल कार्ड के साथ पब्लिक से कनेक्ट करती हैं। ये हम पब्लिक को देखना है कि हम कैसे इन आइडियोलॉजी के पीछे छिपे हुए हिडन एजेंडा को समझें और उसके बाद उन्हें इलेक्ट करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।